भारतीय सिनेमा की शुरुआत। राघव सूरी द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित। भाग 2। दादा साहेब फाल्के का उद्देश्य। इस बात पर छोटी सी बहस है कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी है। हीरालाल सेन की फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स 1903 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस फिल्म के कभी प्रदर्शित होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और फिल्म की कोई प्रति भी बची हुई नहीं है। ऐसा आग लगने के कारण हुआ जिसने हीरालाल सेन की पूरी फिल्मोग्राफी को नष्ट कर दिया। 1912 में श्री पुंडलिक नामक एक फिल्म प्रदर्शित हुई, जबकि कुछ विद्वान इसे भारत की पहली फीचर फिल्म मानते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि इसे फीचर फिल्म नहीं माना जा सकता क्योंकि यह केवल एक स्टेज प्ले की रिकॉर्डिंग थी। यह एक लोकप्रिय मराठी नाटक की मूक फिल्म रिकॉर्डिंग थी। हालांकि कैमरामैन अंग्रेज था, लेकिन निर्देशक दादा साहेब तोरणे थे और कुछ फिल्म इतिहासकार ऐसे भी हैं जो उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक मानते हैं। हालांकि अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय सिनेमा के जनक और अग्रणी जिन्होंने आज दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग को जन्म देने में मदद की, वे ढूंढीराज गोविंद फाल्के थे, जिन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। ढूंढीराज फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के त्रिंबक में हुआ था, जो अब नासिक में है। वे एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे जिनकी मातृभाषा मराठी थी। उनके पिता गोविंद सदाशिव फाल्के थे और उन्हें दाजी शास्त्री के नाम से भी जाना जाता था। वे एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान होने के साथ साथ पंडित भी थे। उनकी मां द्वारकाबाई एक गृहिणी थी। ढूंढीराज 7 बच्चों में से एक थे और अपने पिता और अपने एक बड़े भाई रघुनाथ राव की तरह पंडित बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ढूंढीराज ने पंडित बनने का प्रयास नहीं किया। हालांकि हिंदू धर्म और भारत के इतिहास से उनका जुड़ाव कुछ ऐसा था जिसने स्पष्ट रूप से उनके जीवन को प्रभावित किया और बाद में एक फिल्म निर्माता के रूप में उनके करियर को प्रभावित किया। गोविंद फाल्के को अंततः मुंबई के विल्सन कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई, जिसे तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे में ढूंढीराज ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। बॉम्बे में ही ढूंढीराज को कला के प्रति प्रेम पैदा हुआ। उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया और ड्राइंग में 1 साल का कोर्स किया। उन्होंने अपनी पहली पत्नी से 1886 में विवाह किया, जिसका नाम अज्ञात है। यह विवाह 1900 तक चला, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। 1902 में उन्होंने सरस्वती बाई से विवाह किया और 1944 में उनकी मृत्यु तक वे विवाहित रहे। ढूंढीराज ने चित्रकला में पाठ्यक्रम लेकर कला की अपनी शिक्षा जारी रखी और यहां तक कि आर्किटेक्चर और मॉडलिंग की भी। बाद में उन्होंने फोटोग्राफी को अपनाया, जिसमें फोटोग्राफ्स को प्रोसेस करना और उन्हें प्रिंट करना शामिल था। जाहिर है कि फोटोग्राफी में उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी और उन्होंने इस माध्यम को करियर के तौर पर अपनाने का फैसला किया। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वे बड़ौदा में रहे थे, जहां उन्होंने एक फोटोग्राफी स्टूडियो चलाया। हालांकि इस नए माध्यम से जो आकर्षण की उम्मीद की जा सकती है, उसके बावजूद वास्तव में बहुत डर था। ढूंढीराज ने पोर्ट्रेट फोटो खींचने के लिए अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा। कई लोगों को लगता था कि कैमरा उनके शरीर से ऊर्जा खींच सकता है और इससे असमय मौत हो सकती है। आजकल जब हम अपने फोन से ढेर सारी तस्वीरें खींच सकते हैं, यह अजीब लगता है, लेकिन यह एक बहुत ही वास्तविक डर था। यहां तक कि तत्कालीन बड़ौदा के राजकुमार को भी लगा कि तस्वीर खिंचवाने से उनकी असमय मृत्यु हो जाएगी। हालांकि प्रिंस ने आखिरकार अपना मन बदल लिया, लेकिन फाल्के के फोटोग्राफी व्यवसाय का भविष्य नहीं दिख रहा था। उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें जीविका चलाने के लिए नए कौशल सीखने पड़े। उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया। हालांकि वह जादू से विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने एक जर्मन जादूगर से जादू का अध्ययन किया और जल्द ही वह सार्वजनिक रूप से
प्रदर्शन करने में सक्षम हो गए। अपने उपनाम के अक्षरों को उलटकर उन्होंने प्रोफेसर केल्फा नाम से मंच पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसी समय के आसपास उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से विवाह किया और अंततः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में फोटोग्राफर और ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करने की नौकरी पा ली। फिर भी वह इस नौकरी से खुश नहीं थे और संगठन के साथ 3 साल तक काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने उद्यमिता को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान आर.जी. भंडारकर के साथ मिलकर फाल्के एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी की स्थापना की। उनके प्रमुख ग्राहकों में से एक भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। वे उनकी कृतियां छापते थे और यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। अंत में ऐसा लगा कि ढूंढीराज फाल्के व्यवसाय में सफल हो रहे थे। आखिरकार फाल्के जी ने अपना प्रिंटिंग का व्यवसाय लोनावला से दादर स्थानांतरित कर दिया। 1908 में आर.जी. भंडारकर ने कंपनी छोड़ दी और पुरुषोत्तम मावजी साझेदार के रूप में इसमें शामिल हो गए। कंपनी का नाम अब लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्क्स हो गया और यह इतना अच्छा चल रहा था कि फाल्के अपने व्यवसाय के लिए अतिरिक्त मशीनरी खरीदने के लिए जर्मनी की यात्रा करने में सक्षम थे। हालांकि व्यवसाय चलाने के तरीके को लेकर फाल्के और मावजी के बीच कुछ मतभेद थे। अंततः फाल्के ने अपनी कंपनी छोड़ने का फैसला किया ताकि वे नया उद्यम तलाश सके। अब तक उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि वह जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफल हो सकते हैं। वास्तव में फाल्के को एक प्रिंटर के रूप में इतनी अच्छी प्रतिष्ठा मिली थी कि कई निवेशकों ने उन्हें एक नया प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के लिए पैसे की पेशकश की। हालांकि उन्होंने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम वास्तव में यह नहीं जान सकते कि फाल्के जी ने ऐसे आकर्षक प्रस्तावों को क्यों ठुकरा दिया, खासकर तब जब उन्होंने एक प्रिंटर के रूप में सफलता साबित कर दी थी। हो सकता है कि अब वह अपने करियर में स्थिर हो गए थे, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि प्रिंटिंग से बिलों का भुगतान होता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उनका व्यवसाय नहीं था। जाहिर है फाल्के की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लेकिन किस्मत ने फाल्के के लिए क्या लिखा था? 14 अप्रैल 1911 को फाल्के अपने बेटे भालचंद्र के साथ अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस गए। वे अमेजिंग एनिमल्स नामक एक मोशन पिक्चर देखने गए। भालचंद्र स्क्रीन पर चलती हुई छवियां देखकर विशेष रूप से आश्चर्यचकित था। स्क्रीन पर जानवरों को एनिमेटेड होते देखना काफी मजेदार था और घर आने पर उसने अपनी मां को इसके बारे में बताया। अगले दिन फाल्के जी ने अपने पूरे परिवार को उसी सिनेमा में एक चलचित्र दिखाने के लिए ले जाने का फैसला किया। संयोग से अगला दिन रविवार था। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी फिल्म निर्माता एलिस गाई ब्लाचे द्वारा यीशु के बारे में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नामक एक फिल्म बनाई गई। ईसा मसीह के बारे में एक फिल्म देखते समय फाल्के को भगवान राम और भगवान कृष्ण सहित हिंदू देवताओं की छवियां दिखाई देने लगी। यह आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार फाल्के एक पंडित के बेटे थे और उन्हें खुद भी पंडित बनने की ट्रेनिंग मिली थी। उन्होंने महसूस किया कि मोशन पिक्चर नामक इस शानदार माध्यम का इस्तेमाल भारतीय इतिहास और हिंदू इतिहास की कहानियां बताने के लिए किया जा सकता है। यही वह समय था जब दादा साहेब फाल्के ने अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण उन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाने लगा। फाल्के ने उपकरण खरीदने के साथ साथ मोशन पिक्चर्स बनाने के तरीके पर कई किताबें खरीदने में 1 साल बिताया। वह फिल्म निर्माता बनने की कला सीखने में इतना डूब गए कि उन्होंने मोशन पिक्चर्स बनाने की कला सीखने के लिए अपनी बीमा पॉलिसियां गिरवी रख दी। लंदन पहुंचने पर उनकी मुलाकात मिस्टर कॉबॉन्ड से हुई, जो बायोस्कोप सिने वीकली नामक पत्रिका के संपादक थे। श्री कॉबॉन्ड ने फाल्के को सेसिल हेपवर्थ से मिलवाया, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने विभिन्न शैलियों में कई मूक फिल्में बनाई। हेपवर्थ ने फाल्के को दिखाया कि मोशन पिक्चर कैसे बनाई जाती है। फाल्के ने अंततः भारत ले जाने के लिए एक कैमरा और फिल्म खरीदी।
लंदन में 2 महीने बिताने के बाद वह भारत वापस आने और एक नए साहसिक सफर पर निकलने के लिए तैयार थे। 1913 में 43 वर्ष की आयु में दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की रिलीज के साथ इतिहास रच दिया। कम से कम संसाधनों के साथ कम बजट में बनाई गई यह फिल्म फाल्के के लिए प्रेम का श्रम थी, जिन्होंने लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में काम किया। राजा हरिश्चंद्र महज एक सिनेमाई प्रयास नहीं था, यह फाल्के के अडिग दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। ऐसे समय में जब भारतीय सिनेमा अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और देश में बहुत कम लोगों ने चलचित्र देखा था, फाल्के ने सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने दृष्टिकोण को जीवित किया और एक ऐसे उभरते उद्योग की नींव रखी जिसने दुनिया भर के अरबों लोगों को आकर्षित किया। राजा हरिश्चंद्र की सफलता ने भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत की, जिसने फिल्म निर्माताओं को कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक टिप्पणी के साधन के रूप में इस माध्यम का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। फाल्के के अग्रणी प्रयासों ने भारतीय फिल्म उद्योग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे कहानी कहने के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध हुआ जो पूरे देश के दर्शकों को पसंद आया। अपनी अभूतपूर्व शुरुआत के अलावा भारतीय सिनेमा में फाल्के का योगदान बहुआयामी था। उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान 95 से अधिक फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया, जिनमें महाकाव्यों से लेकर सामाजिक नाटकों तक की विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। विशेष प्रभावों और विस्तृत सेटों के उपयोग सहित उनके तकनीकी नवाचारों ने फिल्म निर्माताओं की भावी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। दादा साहेब फाल्के का जन्म वास्तव में सिनेमा के लिए हुआ था। उनकी फिल्में हिट होती थी और दर्शक राजा हरिश्चंद्र और उनकी अन्य फिल्में देखने के लिए लाइन में लग जाते थे। अपनी फिल्मों से मिले पैसों से वह अपने सारे कर्ज चुकाने में सक्षम थे। वह इतने मशहूर हो गए थे कि समाज में उनकी हैसियत उनके काम से और भी बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके निवेशक उनकी फिल्मों को वित्त देने में असमर्थ थे, लेकिन इससे वे रुके नहीं। उन्होंने औंध के राजा और इंदौर की राजकुमारी जैसे राजघरानों से वित्त प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने भी रतनजी टाटा सहित कुछ प्रमुख फाइनेंसरों के साथ मिलकर उनकी फिल्मों को वित्त पोषित करने में उनकी मदद करने की कोशिश की। फाल्के से उनकी प्रोडक्शन कंपनी को लिमिटेड कंपनी में बदलने के लिए संपर्क किया गया। बॉम्बे के कपड़ा उद्योगपति भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाने और फलने फूलने में मदद करना चाहते थे और उन्होंने फाल्के की फिल्म कंपनी में निवेश करने की पेशकश की। 1918 में उनकी कंपनी फाल्के फिल्म्स कंपनी हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी बन गई। कंपनी की पहली फिल्म श्री कृष्ण जन्म थी, जो कि एक बड़ी सफलता थी और 10 महीने तक चली थी। आज के दौर में यह निश्चित रूप से 100 करोड़ क्लब का हिस्सा होती। फाल्के के हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी के अन्य मालिकों के साथ कुछ रचनात्मक मतभेद थे। हालांकि कंपनी फिल्म निर्माण में सफल रही, लेकिन वे इन मतभेदों से निराश हो गए और अंततः अलग होने का फैसला किया। वे और उनका परिवार बॉम्बे छोड़कर काशी चले गए। उन्होंने फिल्म निर्माण से भी संन्यास लेने का फैसला किया। काशी में रहते हुए उन्होंने मराठी भाषा में रंगभूमि नामक एक नाटक लिखा, जो सीमित समय तक चला और उनकी फिल्मों की तरह सफलता और उत्साह से मेल नहीं खा सका। हालांकि दादा साहेब फाल्के ने सिनेमा से दूर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन इंडस्ट्री ने अभी भी उनसे दूरी नहीं बनाई थी। इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें फिर से फिल्में बनाने के लिए मनाने की कोशिश की। पहले तो उन्हें संदेह हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि सिनेमा में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन सच तो यह था कि फाल्के की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी। जिस कंपनी की स्थापना में उन्होंने मदद की थी, हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी, वित्तीय घाटे से जूझ रही थी। कई लोगों को लगा कि इसे पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका उनके स्टार फिल्म निर्माता की वापसी है। उन्होंने कंपनी में कर्मचारी के रूप में फिर से शामिल होने और फिर से फिल्म्स बनाने का फैसला किया। कंपनी में फिर से शामिल होने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई वह थी संत नामदेव,
जो 1922 में रिलीज हुई। उन्होंने 1929 तक कंपनी के लिए फिल्में बनाना जारी रखा। दुख की बात है कि इनमें से कोई भी फिल्म उनके पहले के काम जितनी सफल नहीं रही। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी छोड़ दी और फाल्के डायमंड कंपनी नाम से एक नई फिल्म कंपनी शुरू की। उन्होंने कंपनी के लिए सेतु बंधन नाम की एक फिल्म बनाई, जिसे पूरा होने में कुल 2 साल लगे। ज्यादातर पैसे की कमी के कारण यह फिल्म बहुत सफल नहीं रही और इसका एक कारण यह था कि यह फाल्के की सभी फिल्मों की तरह मूक फिल्म थी। लेकिन इस समय तक सिनेमा की दुनिया ने ध्वनि और संवाद को फिल्मों का नियमित हिस्सा बना दिया था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि फाल्के को भी एक बोलती फिल्म बनानी थी। दिसंबर 1934 में कोल्हापुर के महाराजा राजाराम तृतीय ने फाल्के से एक नई फिल्म बनाने का अनुरोध किया। महाराजा की अपनी फिल्म कंपनी थी जिसका नाम कोल्हापुर सिनेटोन था और वे चाहते थे कि फाल्के कंपनी के लिए एक फिल्म बनाए। यह फिल्म गंगावतरण थी और एक बार फिर हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण पर आधारित थी। यह फिल्म बॉम्बे के रॉयल ओपेरा हाउस में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। अफसोस की बात है कि यह फिल्म भी फ्लॉप रही। उस समय समकालीन भारत में सामाजिक मुद्दों से निपटने वाली फिल्में जैसे कि वी शांताराम द्वारा बनाई गई फिल्में ज्यादा लोकप्रिय थी। दादा साहब फाल्के 67 साल के थे जब उन्होंने गंगावतरण बनाई और फिल्म खत्म करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब इसे अलविदा कहने का समय आ गया है। उन्होंने फिल्म निर्माण से संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन नासिक में बिताया। दादा साहब फाल्के का निधन 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की आयु में हुआ। हालांकि उनकी अंतिम फिल्में आर्थिक रूप से सफल नहीं रही, फिर भी उन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में पहचाना गया। आज भी उन्हें दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और सबसे गतिशील फिल्म उद्योग की शुरुआत करने में मदद करने के लिए याद किया जाता है। फिल्म इतिहासकारों ने दादा साहेब फाल्के के जीवन और करियर के बारे में कई किताबें लिखी हैं। फिल्म निर्माता परेश मोकाशी ने 2009 में दादा साहेब फाल्के और राजा हरिश्चंद्र के निर्माण के बारे में हरिश्चंद्राची फैक्ट्री नामक एक मराठी भाषा की फिल्म बनाई। 1969 से भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसी भी फिल्म पेशेवर को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देती रही है। इस पुरस्कार का नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आपने सुना भारतीय सिनेमा की शुरुआत भाग 2, दादा साहेब फाल्के का उद्देश्य। राघव सूरी द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित, पीयूष अग्रवाल की आवाज में। शब्द और ऑडियो कॉपीराइट 2024 राघव सूरी के हैं। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। आप राघव सूरी की और रचनाएं www.raghavsuri.com और www.suriaudio.com पर पा सकते हैं। पीयूष अग्रवाल की आवाज में अगर आप और रचनाएं सुनना चाहते हैं तो www.piyushagarwal.com पर जाएं।